मूवी भी स्त्री और मुजिया की तरह एक हॉरर कॉमेडी मूवी है एंड इसीलिए यह मूवी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी पूरी मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप में से जो भी लोग अब तक इस मूवी को नहीं देख पाए हैं वो सभी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर मूवी का नाम यानी कि भूत बंगला जरूर लिखना। बाकी अगर आपको कमेंट्स में कुछ कहना हो तो आप वो भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस भूत बंगला मूवी की स्टार्टिंग होती है मंगलपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां पर मूवी के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि रात के समय बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 4 लड़के इस गांव के अंदर अपने किसी दोस्त की शादी अटेंड करने आए होते हैं, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से वो लोग ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन पर ही रुक जाते हैं और बारिश के खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पर इन चारों दोस्तों को काफी ज्यादा ठंड लगती है, पर फिर उसी टाइम पर उनकी नजर पास के एक इंसान पर पड़ती है जिस इंसान ने अपने सामने आग जला रखी होती है, और फिर इसीलिए चारों दोस्त बिना देरी किए उस आग के पास चले जाते हैं। आग के सामने बैठकर उन चारों दोस्तों को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग ये नोटिस करते हैं कि वो आग जिसने जलाई होती है वो इंसान काफी बूढ़ा इंसान होता है, जो कि शायद से इस मंगलपुर गांव का ही था। और अब इसीलिए चारों दोस्त उस बूढ़े इंसान से बातचीत करना शुरू करते हैं एंड वो लोग उसे बताते हैं कि वो चारों दोस्त इस मंगलपुर गांव के अंदर अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आए हैं। लेकिन मंगलपुर गांव को लेकर कई सारी रहस्यमय कहानियां थी, और उन्हीं में से एक कहानी ये थी कि सालों पहले यहाँ पर जब भी शादी होती थी तो शादी वाली रात को एक राक्षस दुल्हन को उठाकर ले जाता था। अब ये बात बताकर वो चारों दोस्त बूढ़े इंसान से पूछते हैं कि क्या सच में ये कहानियां सच थी, और सच में कई साल पहले इस गांव के अंदर जब भी शादी होती थी तो क्या दुल्हनों को शादी वाली रात को कोई राक्षस ले जाता था। इस बात को सुनकर वो बूढ़ा इंसान उन्हें जवाब देता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और आज से बहुत साल पहले इस मंगलपुर गांव के अंदर ऐसा हुआ करता था। अब इसके बाद ही वो बूढ़ा इंसान उन चारों दोस्तों को इस मंगलपुर गाँव की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले से। कहानी के शुरू होते हम ये देखते हैं कि सालों पहले भरतपुर गाँव के अंदर लोग शादियां करने से डरा करते थे, और वो इसीलिए क्योंकि इस गाँव के अंदर जब भी शादी होती थी तो शादी वाली रात को दुल्हन को एक राक्षस उठा के ले जाता था, और फिर उसके बाद वो दुल्हन कभी भी किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन हम ये देखते हैं कि कुछ लोग इस बात को नहीं मानते और वो लोग भरतपुर गांव के अंदर शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद ही जैसी बारात बस में बैठकर वहां से जाने लगती है, वैसे ही भरतपुर गांव के एक जंगल के अंदर उस बस का टायर पंचर हो जाता है, जिसके बाद टायर पंचर होने की वजह से सारे बारातियों को बस से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सारे बाराती बस से बाहर निकलते हैं वैसे हम ये देखते हैं कि उन सब के ऊपर एक काला साया, जो कि हो सकता है कि भरतपुर का राक्षस ही हो, वो हमला कर देता है, और वो राक्षस कई लोगों को जान से मार के दुल्हन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और इस तरह से हमें दिखाया जाता है कि इस भरतपुर गांव के अंदर इस राक्षस का कहर कितना खतरनाक है। लेकिन फिर इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और फिर मंगलपुर गांव के अंदर हम ये देखते हैं कि उस गांव के अंदर एक काफी बड़ी हवेली होती है, और उस हवेली का जो मालिक होता है वो काफी ज्यादा अमीर इंसान होता है एंड उसका नाम होता है दुष्यंत महाराज। लेकिन इस दुष्यंत महाराज को हमें दिखाया नहीं जाता, और कुछ समय बाद ये खबर आती है कि दुष्यंत महाराज की मृत्यु हो गई है, और इसीलिए दुष्यंत महाराज की मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। एंड इन सबके बाद हमें पता लगता है कि दुष्यंत महाराज अपने जाने के बाद अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए हैं और वो बड़ा सा बंगला भी छोड़ गए हैं। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा यूके के अंदर लंदन शहर को देखते हैं। अब लंदन शहर के अंदर हम एक घर को देखते हैं, जो घर होता है डॉक्टर वासुदेवाचार्य का, एंड इसी डॉक्टर वासुदेवाचार्य की फैमिली में इनका एक बेटा और एक बेटी भी होते हैं। हम ये जानते हैं कि डॉक्टर वासुदेवाचार्य का जो बेटा होता है वो होते हैं अक्षय कुमार, जिनका मूवी के अंदर नाम होता है अर्जुन, जो कि ऑफ कोर्स इस मूवी का मेन कास्ट भी है। एंड अक्षय कुमार के साथ यानी कि अर्जुन के साथ उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है मीरा। और यहाँ इनके घर में इस टाइम पर हमें पता लगता है कि अर्जुन की बहन जो कि मीरा है वो किसी लड़के से प्यार करती है, जिस लड़के का नाम है राहुल। और अब इसीलिए मीरा और राहुल दोनों की फैमिलीज मिलकर इन दोनों की शादी करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अर्जुन और मीरा के जो फादर होते हैं यानी कि वासुदेवाचार्य, वो अपने किसी सेमिनार के काम की वजह से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जिस वजह से अर्जुन और मीरा घर पर अकेले होते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर उन दोनों के घर पर एक लॉयर आता है, जो लॉयर उन दोनों को ये बताता है कि उन दोनों के दादाजी थे जिनका नाम था दुष्यंत महाराज, और वो दुष्यंत महाराज मंगलपुर गाँव के अंदर बहुत ही अमीर इंसान थे, जिनके पास वहाँ पर करोड़ों अरबों की जायदाद और एक बहुत ही बड़ा बंगला था। लेकिन अब कुछ टाइम पहले उनका देहांत हो गया है, और इसीलिए उनके विल के हिसाब से, जो विल उन्होंने अपने मरने के पहले बनवाई थी, उसके हिसाब से अब उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी पोती मीरा के नाम हो चुकी है। और फिर ये सारी बात बताने के बाद वो लॉयर मीरा के सिग्नेचर लेता है एंड वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों अपने दादा और उनके विल की बात जानकर मीरा और अर्जुन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मीरा और अर्जुन अपने दादा के बारे में जानते तो थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें उनके दादा से कभी मिलवाया नहीं था,
ना ही वो लोग उनसे मिलने कभी मंगलपुर गाँव गए थे, और वो दोनों ये बात तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उनके दादा के पास ऐसी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है। अब इसलिए बात जानते ही वो दोनों जल्दी से अपने फादर को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर वासुदेव आचार्य फ्लाइट के अंदर होते हैं, इसीलिए वो फोन अटेंड नहीं कर पाते एंड उनकी बात नहीं हो पाती। अब प्रॉपर्टी और वो बंगला मिलने की वजह से अर्जुन काफी ज्यादा खुश होता है, और अब क्योंकि वो अपनी बहन की शादी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, इसीलिए वो ये फैसला करता है कि अब वो अपनी बहन की शादी अपने उसी खानदानी बंगले के अंदर करेगा। अब ऐसा करने के लिए अर्जुन ये प्लान करता है कि अब वो इंडिया मंगलपुर जाएगा और वहाँ जाकर सबसे पहले अपने बंगले को देखेगा एंड वहाँ अपनी बहन की शादी की तैयारी करेगा, ताकि वो उसी बंगले में अपनी बहन की शादी कर सके। अब ऐसा करने के लिए अर्जुन जल्दी से इंडिया जाता है और इंडिया पहुंचकर ट्रेन लेके सीधा भरतपुर जाता है। अब भरतपुर जाते हुए ट्रेन के अंदर ही उसकी मुलाकात वमिका गब्बी से होती है, जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है प्रिया। और यहाँ ट्रेन के अंदर हम भी देखते हैं कि प्रिया ट्रेन के अंदर से गिरने वाली होती है, लेकिन फिर उसी टाइम पर अर्जुन उसकी जान बचाता है, जिसके बाद उनकी मुलाकात अच्छी होती है और फिर वो एक दूसरे से मिलकर वहाँ से अपने रास्ते निकल जाते हैं। बट यहाँ से इन दोनों को ये पता लग जाता है कि उन दोनों की मंजिल मंगलपुरी है, क्योंकि वो दोनों मंगलपुरी जा रहे हैं। अब इसके बाद ही अर्जुन मंगलपुर पहुंचता है और वहाँ जाकर अपने बंगले के पास जाता है। अपने बंगले के पास पहुंचकर अर्जुन की मुलाकात शांताराम नाम के एक बूढ़े इंसान से होती है, जिस शांताराम को गाँव के अंदर सब लोग शंभू बाबू कहते हैं। और इसी बूढ़े इंसान का किरदार मूवी के अंदर प्ले किया है लेजेंडरी एक्टर असरानी ने। ये शंभू बाबू बेसिकली इस बंगले का केयर टेकर होता है, जो कि अर्जुन को रिसीव करके उसे सीधा बंगले के अंदर ले जाता है एंड उसे बंगले के बारे में सारी चीजें बताता है। लेकिन इस बंगले के बारे में सब कुछ दिखाने और बताने के बाद ये शंभू बाबू अर्जुन को एक कमरा दिखाता है, जो कि असल में एक खास कमरा होता है। अर्जुन पूछता है कि आखिरकार ये कमरा किस चीज का है और यहाँ पर क्या किया जाता था, और आखिरकार इस कमरे के ऊपर ये बड़ा सा ताला क्यों लगा हुआ है। ये चीजें सुनकर शंभू बाबू अर्जुन को बताता है कि ये कमरा हमेशा ही बंद रहता है और इस कमरे पर ये जो बड़ा सा ताला लगा है, इसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके दादा के पास थी। और एक्चुअली में ये कमरा उनका पूजा रूम हुआ करता था, जिसके अंदर वो कभी कभी आकर यहाँ पर पूजा किया करते थे, और पूजा पूरी होने के बाद कमरे को दोबारा लॉक करके चाबी अपने साथ ले जाते थे। अब अर्जुन को उस कमरे से कोई खास मतलब नहीं था एंड इसीलिए वो उसे इग्नोर करता है और वो अपने बंगले को एंजॉय करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि बंगले में काफी ज्यादा गंदगी होती है और बंगले की हालत भी काफी खराब होती है, इसीलिए वो उसके मरम्मत करवाने लगता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उसे वहाँ पर अपनी बहन की शादी करनी है। अब इसके बाद ही अर्जुन ये सारी चीजें देखकर काफी खुश होता है और इसीलिए वो अपनी बहन मीरा को फोन करता है एंड वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर आकर बंगला देख लिया है, बंगला बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है और इस बंगले में 200 से भी ज्यादा कमरे हैं, और अब इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि तेरी शादी मैं यहीं पर करूंगा एंड इसीलिए तू अपने होने वाले पति यानी कि राहुल एंड उसकी पूरी फैमिली को ये बता दे कि अब जो वेडिंग डेस्टिनेशन है वो हमारा यही बंगला होगा। इसके बाद ही सारी चीजें फिक्स हो जाती है और अर्जुन अपनी बहन की शादी की तैयारियां करने लगता है। ऐसा करने के लिए अर्जुन एक वेडिंग प्लानर को बुलाता है, जो वेडिंग प्लानर दिल्ली के करोल बाग से आता है, और वो वेडिंग प्लानर एक्चुअली में परेश रावल होते हैं, और परेश रावल का इस मूवी के अंदर नाम होता है जगदीश। और वेडिंग प्लानर के साथ साथ अर्जुन वहाँ पर कई सारे गाँव के लोगों को भी हायर करता है ताकि वो वहाँ पर बंगले की साफ सफाई करवा सके। लेकिन जब अर्जुन जगदीश से यानी कि परेश रावल से शादी की तैयारियों की बातचीत कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बंगले का केयर टेकर यानी कि शंभू बाबू आता है और वो ये सुन लेता है कि यहाँ पर किसी की शादी की बात हो रही है एंड इसीलिए वो अर्जुन से पूछता है कि आखिरकार वो किसकी शादी की बात कर रहे हैं। जो सुनकर अर्जुन उसे बताता है कि मैं अपनी बहन की शादी की बात कर रहा हूँ एंड मैं अपनी बहन की शादी अपने इसी बंगले में करने वाला हूँ। इस बात को सुनते ही हम ये देखते हैं कि गाँव के जितने भी लोग वहाँ पर साफ सफाई कर रहे होते हैं, वो सारे डर के मारे बंगले से बाहर भाग जाते हैं और शंभू बाबू भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये चीज देखकर अर्जुन और परेश रावल को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर इसीलिए अर्जुन शंभू बाबू से पूछता है कि आखिरकार वो चिल्ला क्यों रहे और गाँव के सारे लोग डर के भाग क्यों गए। मैंने तो बस अपनी बहन की शादी की बात की थी। लेकिन शंभू बाबू अर्जुन को बताता है कि असल में इस गाँव के अंदर कोई भी शादी नहीं होती, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी इस गाँव के अंदर कोई शादी होती है तो शादी वाली रात को ही दुल्हन को एक राक्षस उठा के ले जाता है। ये बात सुनकर अर्जुन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और वो शंभू बाबू से पूछता है कि अगर ऐसी बात है कि यहाँ पर शादी नहीं होती तो यहाँ पर लोग रह कैसे रहे हैं। ये बात सुनकर शंभू बाबू से बताता है कि यहाँ पर गाँव में लोग रहते हैं और रहने का कारण ये है कि इस मंगलपुर गाँव की जो धरती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से यहाँ पर रहने वालों की यहाँ पर रहना मजबूरी है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो शादी यहाँ नहीं करते, बल्कि वो शादी करने के लिए यहाँ पास में जो गंगा नदी बहती है उसे पार करके दूसरे गाँव जाते हैं और फिर वहाँ जाकर शादी करके कुछ समय बाद वापस आते हैं। और इसीलिए अब तक इस गाँव के अंदर जिन जिन ने भी शादी की है उन सबकी दुल्हनें गायब हो चुकी है, क्योंकि उन सभी को राक्षस उठा कर ले गया है। अब इन बातों को सुनकर अर्जुन को शंभू बाबू की बातों पर बिलीव नहीं होता है एंड फिर इसीलिए शंभू बाबू अर्जुन को पूरी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं और वो उसे बताते हैं कि आखिरकार इस राक्षस का रहस्य क्या है। वो बताते हैं कि जिस राक्षस की वो लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है वधूसुर, और उसे वधूसुर भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नई नवेली वधुओं को उठाकर लेकर जाता है एंड वधु माने नई नवेली दुल्हन। वो बताते हैं कि वधूसुर की कहानी की शुरुआत होती है आज से सदियों पहले से। आज से सदियों पहले पांडवों के द्वारा बनाए गए इंद्रप्रस्थ साम्राज्य के अंदर एक असुर कन्या को एक देव पुत्र से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ही वो असुर कन्या गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ में देव पुत्र का अंश आ जाता है। लेकिन जब ऐसी इस बात के बारे में देवताओं और असुरों को पता लगता है तब उन सब के बीच हाहाकार मच जाता है। और अब क्योंकि वो होने वाला बच्चा ना तो पूरी तरह से देव था और ना ही पूरी तरह से असुर, इसलिए उस बच्चे को देव और असुर दोनों ही अपनाने से मना कर देते हैं और सभी लोग ये तय करते हैं कि वो सब इस बच्चे के पैदा होते ही उसे मार
देंगे। लेकिन ये बात जानकर वो असुर कन्या वहाँ से दूर चली जाती है और कहीं दूर अकेले में जाकर उस बच्चे को जन्म देती है। पर जब देवता उसे ढूंढते हुए आकर उस बच्चे को मारने आते हैं, तभी वो असुर कन्या अपने बच्चे को बचाने के लिए सीधा अंधकार के राजा के पास जाती है, जिसका नाम होता है अंधकारता। वो असुर कन्या अपने बच्चे को अंधकारता को सौंप देती है, जिसके बाद अंधकारता उस बच्चे को अपनाता है और उसे अपने साथ अपनी अंधेरी दुनिया में रखता है। इसके बाद पैदा होने वाला वो असुर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है और जब धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, तब वो शिव जी की बहुत तगड़ी तपस्या करता है। वो अपनी इस तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लेता है और उनसे वरदान मांग लेता है कि उसे कभी भी कोई भी ना मार पाए। उसकी मांग सुनकर शिव जी उसे वरदान देते हैं कि इस पूरे संसार के अंदर उसे कोई नहीं मार पाएगा। अगर उसकी मृत्यु होगी भी तो या तो सिर्फ उसके अपने हाथों से या फिर उसी के किसी अपने अंश के हाथ से। अब इस वरदान के बाद वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया और उसी राक्षस को जाना जाता है वधूसुर के नाम से। वधूसुर ने शक्तिशाली होने के बाद चमगादड़ों की अपनी खुद की सेना बनाई और अमावस वाली रात, जिस दिन घोर अंधेरा रहता है, उस दिन सारे देवताओं पर हमला कर दिया। और कमाल की बात तो ये थी कि उस युद्ध के अंदर कोई भी देवता उसे हरा भी नहीं पाया। लेकिन फिर ये देखकर सारे देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी, जिसके बाद देवताओं की मांग पर विष्णु जी ने एक अप्सरा को धरती पर भेजा और उसे कई खास तरह की पावर्स दी। वो अप्सरा धरती पर आकर सीधा मंगल बन गई, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर अभी का मंगलपुर है, और वहाँ पर आकर वधूसुर से मिली। उसकी सुंदरता देखकर वधूसुर उसके प्रेम में आ गया और उसे पाने का प्रयास करने लगा। जो चीज देखकर उस अप्सरा ने वधूसुर से ये कहा कि वो एक हो सकते हैं, लेकिन शादी होने के बाद। इसके बाद वधूसुर भी उससे शादी करने को तैयार हो गया, लेकिन असल में ये उस अप्सरा का ट्रैप था। और वो इसीलिए क्योंकि शादी वाले दिन जब उस अप्सरा ने वधूसुर को वरमाला पहनाई, तो उसने उसके पीछे खंजर छुपा रखा था, जिस खंजर से मारकर उसने वधूसुर की जान ले ली। और अब क्योंकि माला पहनते समय वधूसुर ने भी अप्सरा का हाथ पकड़ लिया था, इसीलिए वधूसुर को वो खंजर कुछ ऐसे लगा कि मानो उसने खंजर अपने आप को ही मारा हो, जिस वजह से वधूसुर के प्राण चले गए। लेकिन वधूसुर की मृत्यु के बाद जहाँ उसका शरीर गिरा, वहाँ पर ही काला जादू करने वाले एक समुदाय ने उसका एक मंदिर बना दिया, जहाँ पर वो उसकी पूजा करने लगे और ये कोशिश करने लगे कि वो लोग वधूसुर को फिर से जीवित कर सके। और ऐसा भी इसीलिए क्योंकि अगर वधूसुर को वो लोग जीवित कर देते तो वधूसुर उनकी सारी मांगों को पूरा कर देता। लेकिन ऐसा ना हो पाए और वधूसुर फिर से जीवित ना हो, इसके लिए उस अप्सरा ने मंदिर के बाहर ही एक बड़े से पेड़ का रूप ले लिया और वधूसुर को फिर से जीवित होने से रोक दिया। और फिर तब से लेकर आज तक वधूसुर का वो मंदिर और अप्सरा का वो पेड़ इसी मंगलपुर के अंदर ही है। हालांकि कुछ समय बाद ऐसा एहसास हुआ कि वधूसुर की जो आत्मा है वो भी आजाद है और वो यहीं आसपास ही भटकती है। और अब क्योंकि वधूसुर ने नई नवेली दुल्हन से धोखा खाया था, इसीलिए वो शादी होने के बाद नई नवेली दुल्हनों को उठाकर ले जाता है। अब हालांकि दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद भी अर्जुन और इवन परेश रावल दोनों में से कोई भी उसकी कहानी पर बिलीव नहीं करता। एंड अर्जुन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन की शादी यहीं करेगा एंड वो इन सारी मनगढ़ंत कहानियों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन जब शंभू बाबू अर्जुन को कई बार रोकने की कोशिश करता है, तब उससे गुस्सा होकर अर्जुन शंभू बाबू को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। बाकी दोस्तों, इसके बाद ही मूवी के अंदर राजपाल यादव की भी एंट्री होती है। एंड अब क्योंकि ये कॉमेडी मूवी भी है, इसलिए मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे करके इस बंगले के अंदर चीजें अजीब होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को रात के समय किसी साय का एहसास होता है। रात के समय में कोई अचानक से बिस्तर से नीचे गिर जाता है, कोई किसी की टांगे पकड़ के खींचने लगता है, तो किसी पर अचानक से हमला हो जाता है। और धीरे धीरे करके हमें भी ये एहसास दिलाया जाता है कि हो ना हो इस बंगले के अंदर किसी न किसी का साया तो जरूर है। लेकिन दोस्तों, फिर एक रात बहुत ही अजीब सी चीज होती है। रात के समय में राजपाल यादव जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तब वो अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने मानो किसी का साया खड़ा होता है, जो कि देखते देखते राजपाल यादव को अपने वश में कर लेता है। जिसके बाद ही राजपाल यादव धीरे धीरे करके चल के बंगले से बाहर निकलता है और बंगले के बाहर वाले जंगल में घुस जाता है। बट लकीली उस पर नजर अर्जुन की पड़ती है, इसलिए अर्जुन उसे देखकर सीधा परेश रावल को अपने साथ लेता है और वो दोनों भी राजपाल यादव के पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जंगल के अंदर जाने के बाद जब वो दोनों मिलकर राजपाल यादव को पकड़ते हैं, तब वो उन दोनों को बताने लगता है कि इस टाइम पर वो तीनों वधूसुर के मंदिर के सामने खड़े हैं। वो उन दोनों को वधूसुर का मंदिर दिखाता है और उसके बगल में उस अप्सरा का पेड़ भी दिखाता है। एंड दोस्तों, इस टाइम पर राजपाल यादव को ये सारी चीजें इसीलिए पता होती है क्योंकि वो काले साये के या फिर यूं कहे वधूसुर के वश में होता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों डर जाते हैं और वापस से बंगले के अंदर भाग जाते हैं। अब हालांकि इसके बाद काफी समय बीत जाता है और सारी चीजें काफी सुख शांति से निकल जाती हैं। लेकिन फिर तभी एक दिन अचानक से अर्जुन को उसके फादर का फोन आता है, यानी कि वासुदेवाचार्य का। फोन उठाते ही वासुदेवाचार्य अर्जुन को बहुत ज्यादा डांटते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि वो किससे पूछकर अपने गाँव वाले बंगले में गया है। बट इस बात को सुनकर अर्जुन अपने फादर से कहता है कि आपने आखिरकार ये सारी बातें हमसे क्यों छुपाई थी और क्यों आपने अभी तक हमें यहाँ पर आने नहीं दिया था। और रही बात आपको यहाँ पर बिना बताए आने की, तो जब हमें दादाजी के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में पता लगा था, तब हमने आपको कई सारे फोन किए थे। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पर आप अपने सेमिनार की वजह से ऑस्ट्रेलिया में थे, इसलिए आपने हमारे फोन नहीं उठाए थे। अब इन सारी बातों के बाद अर्जुन का फादर उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और तुम जल्दी से वहाँ से वापस आ जाओ। लेकिन ये बात सुनकर अर्जुन उनसे कहता है कि वो वापस नहीं आएगा और उसने तो यहाँ पर अपनी बहन की शादी भी फिक्स कर दी है और अब उसकी बहन की शादी इसी बंगले के अंदर ही होगी। लेकिन इस बात को सुनकर अर्जुन का फादर उससे कहता है कि अब अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बस मेरी बात मानकर गाँव से थोड़ी दूरी पर जो आश्रम है, उस आश्रम के मुख्य पुरोहित से मिलो और उनसे मिलकर उन्हें बंगले की बात बताओ। अगर वो कहते हैं कि शादी कर लो तो
तो कोई बात नहीं कर लेना, लेकिन अगर वो मना करते हैं तो वहाँ पर शादी नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों कुछ दिन पहले रात में होने वाली घटना को देखकर अर्जुन भी इस बात को जानता था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और यहाँ गाँव में रहने वाले लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अब तो अर्जुन ने भी इन चीजों को अपनी आंखों से देखा था और कहीं न कहीं रात के समय काले साए को फील भी किया था। एंड इसीलिए वो जल्दी से बिना देरी किए गाँव के बाहर आश्रम में जाता है और वहाँ पर मुख्य पुरोहित से मिलकर बातचीत करता है। अब इसके बाद ही अर्जुन आश्रम में आकर मुख्य पुरोहित से मिलता है और उनसे वधूसुर के बारे में पूछता है, जिस पर मुख्य पुरोहित अर्जुन को ये बताते हैं कि वधूसुर की कहानी बिल्कुल सच है और सच में उसका मंदिर आज भी मंगलपुर के अंदर ही है। लेकिन रही बात शादी करने की, तो मेरे ख्याल से तुम अपनी बहन की शादी उस बंगले में कर सकते हो। अब आगे वो मुख्य पुरोहित अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन जो तुम्हारे दादाजी थे यानी कि दुष्यंत महाराज, वो मुझसे भी बड़े पुरोहित थे, और जब वो जीवित थे तो 6 महीने पहले मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात के अंदर उन्होंने मुझे बताया था कि वधूसुर ऐसे जीवित नहीं होने वाला, इसीलिए मंगलपुर के अंदर लोग ऐसे ही डर रहे हैं और अब किसी की शादी कराने में मंगलपुर के अंदर कोई खतरा नहीं है। और अब क्योंकि अर्जुन तुम्हारे दादा दुष्यंत महाराज जी मुझसे बड़े पुरोहित थे, इसलिए उनकी बात मानकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम अपनी बहन की शादी यहाँ पर कर सकते हो। हालांकि बंगले के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें समझने के लिए मैं अपने शिष्य को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, क्योंकि इस समय पर मैं थोड़ा बिजी हूँ और मुझे कहीं बाहर जाना है, लेकिन मेरा शिष्य तुम्हारे साथ जाएगा और वो बंगले को भाप कर सारी चीजों के बारे में जानकर मुझे जरूर बता देगा, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि वहाँ पर क्या करना है। अब इसके बाद अर्जुन ऐसा ही करता है और वो पुरोहित के शिष्य के साथ वापस बंगले में आ जाता है। पुरोहित जी का शिष्य भी काफी विद्वान होता है और इसीलिए बंगले के अंदर आते ही उसे आभास हो जाता है कि इस बंगले पर हो ना हो कुछ तो कुछ गलत साया तो जरूर है। साथ ही साथ वो बंगले में उस कमरे को भी देखता है जिस कमरे के अंदर अर्जुन के दादाजी पूजा किया करते थे और हमेशा उसके दरवाजे को ताला मारकर बंद किया करते थे। पुरोहित जी का शिष्य जब उस कमरे के पास जाता है और उसे खोलने का ही प्रयास करता है, तब उसे वो कमरा बिल्कुल भी नहीं खुलता है। लेकिन जब वो कमरे के अंदर झांकने का प्रयास करता है, तब एक शक्ति उसे बहुत जोर से पीछे पटक देती है। ये चीज देखकर न सिर्फ वो शिष्य बल्कि अर्जुन और बाकी सारे खड़े लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर ये चीज देखकर पुरोहित जी का शिष्य अर्जुन से कहता है कि अब मुझे जल्दी से पुरोहित जी के पास जाना है और वहाँ जाकर उन्हें यहाँ के बारे में सब कुछ बताना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और हाँ, मुझे रात होने से पहले ही मंगलपुर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि रात होते ही यानी कि अंधेरा होते ही वधूसुर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब इसके बाद ही अर्जुन उस शिष्य को अपनी गाड़ी में बिठाता है और जल्दी से मंगलपुर पार कराने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो लोग जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि अचानक से मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। काले बादल हर जगह आ जाते हैं, जिस वजह से अंधेरा हो जाता है और सब तरफ बारिश होने लगती है। ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ उनकी गाड़ी पर हमले भी होने लगते हैं। ये चीज देखकर शिष्य अर्जुन से कहता है कि क्या आसपास कोई मंदिर है क्या, जिस पर अर्जुन उससे कहता है कि आसपास एक शिव जी का मंदिर है। और फिर इसीलिए वो लोग जल्दी से गाड़ी से बाहर आते हैं और मंदिर के अंदर घुसने लगते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर घुसते टाइम हम ये देखते हैं कि अर्जुन तो मंदिर के अंदर चला जाता है, लेकिन पुरोहित जी का शिष्य मंदिर के अंदर कदम रखता कि उससे पहले ही एक बड़ा सा लोहा उड़ते हुए आता है और शिष्य का सर काट देता है, जिस वजह से अर्जुन के सामने उस शिष्य की मौत हो जाती है। अब ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने बंगले के अंदर वापस आता है और अपने कमरे में जाने लगता है। लेकिन बंगले के अंदर घुसते ही अर्जुन के ऊपर भी कोई हमला कर देता है और वो काला साया जो कि बंगले में कई बार दिख चुका था, वो अर्जुन को पीटने लगता है और उठा उठा के फेंकने लगता है। लेकिन अब क्योंकि लाइट में वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसलिए अर्जुन अपने फोन की लाइट जलाकर उससे बच जाता है। पर जब अर्जुन के फोन की लाइट बंद हो जाती है, तब अर्जुन किसी तरह से घर से बाहर भागता है और गाड़ी के अंदर घुस के गाड़ी की हेडलाइट जला देता है एंड पूरी रात गाड़ी के अंदर ही बिताता है। अब अगली सुबह होते अर्जुन जल्दी से अपने फादर को कांटेक्ट करता है और उन्हें रात होने वाली सारी बात बताता है। लकीली इस टाइम पर अर्जुन के फादर भी मंगलपुर पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी से एक साथ मिलते हैं और फटाफट से मुख्य पुरोहित से मिलते हैं। मुख्य पुरोहित से मिलकर वो लोग उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसके बाद मुख्य पुरोहित उनसे कहते हैं कि अब हो ना हो अर्जुन को अपनी बहन की शादी टालनी होगी या फिर उसे मंगलपुर के बाहर करवानी होगी। इसके साथ ही मुख्य पुरोहित अर्जुन से उस खास कमरे के बारे में भी बताते हैं एंड उससे कहते हैं कि उस खास पूजा वाले कमरे की जो चाबी है वो उसके दादाजी के पास हुआ करती थी। अब असल में मरने से कुछ समय पहले से ही अर्जुन के दादाजी ने बंगले के अंदर रहना छोड़ दिया था और वो बंगले से थोड़ी दूर एक दूसरे घर में रहा करते थे, जहाँ पर उनकी देखभाल के लिए एक दूसरा आदमी रखा गया था। और अब इसीलिए अर्जुन अपने पिता के साथ जल्दी से उसी घर में जाता है ताकि वो वहाँ से उस पूजा के कमरे की चाबी ढूंढ सके। इधर अर्जुन और उसके पिता जल्दी से अपने दादाजी के दूसरे घर की ओर निकलते हैं ताकि वो लोग पूजा के कमरे की चाबी ढूंढ सके। लेकिन उनके जाने के बाद ही पुरोहित अपनी विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं और वो सारी चीजें जानने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद ही अपनी विद्या से उन्हें पता लगता है कि असल में वधूसुर को वापस से जिंदा करने के लिए 13 नई नवेली दुल्हनों का बलिदान देना होगा और उन्हीं 13 में से अब तक 13 दुल्हनों का बलिदान दिया जा चुका है एंड इसीलिए एक और दुल्हन के बलिदान देते ही वधूसुर फिर से जीवित हो जाएगा। अब इस बात को समझते ही वो मुख्य पुरोहित बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो अर्जुन के दादाजी थे यानी कि दुष्यंत महाराज वो उनसे भी बड़े पुरोहित थे और उन्हें भी इन सारी बातों का ज्ञान था कि 13 दुल्हनों की बलि देने के बाद ही वधूसुर फिर से जीवित होगा। सो इसीलिए दुष्यंत महाराज को जब ये सब पता था तो आखिरकार 6 महीने पहले दुष्यंत महाराज ने उनसे ये क्यों कहा कि अब मंगलपुर के अंदर लड़कियां लड़के शादी कर सकते हैं। और अब ये मुख्य पुरोहित इसी बात को सोचने लगते हैं और चिंता में आ जाते हैं। इधर दोस्तों दूसरी तरफ अर्जुन अपने पिता के साथ अपने दादा के दूसरे घर पहुंच जाता है और वहाँ जाकर उस घर के केयर टेकर से पूजा वाले रूम की चाबी मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है एंड वो केयर टेकर अर्जुन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जब इसी बात पर अर्जुन और उसके बीच झगड़ा हो जाता है, तभी घर के अंदर से अर्जुन के दादाजी निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन के दादाजी यानी
कि दुष्यंत महाराज। और फिर इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें भी ये पता लगता है कि दुष्यंत महाराज असल में मरे नहीं है, बल्कि वो आज भी जीवित है और उन्होंने अपने मरने की ये फेक खबर फैलाई थी। यहाँ पर अर्जुन के दादाजी अर्जुन और उसके पिता के ऊपर बंदूक तान देते हैं और उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अर्जुन के पिता वासुदेवाचार्य अर्जुन के दादा को गुरुजी कहने लगते हैं एंड वो उससे कहते हैं गुरुजी आप शांत हो जाइए और हमसे बात करिए। लेकिन अर्जुन के दादाजी उन सबसे कहते हैं कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी, तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे बस अपने बेटे की जान बचानी है, मुझे बस अपना बेटा प्यारा है। इस बात को सुनने के बाद अर्जुन एंड उसके फादर वहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने बंगले में आते हैं। लेकिन घर आने के बाद ही अर्जुन को ये बातें सताने लगती है कि आखिरकार उसी के दादाजी को उसके पिता गुरुजी क्यों कह रहे थे, और जब उसके दादाजी के बेटे यानी कि उसके पापा उसके साथ ही खड़े थे तो क्यों उसके दादा ने ये कहा कि वो अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं और वो सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। अर्जुन अपने फादर से पूछने लगता है कि आखिरकार इन सारी बातों के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि हो ना हो बहुत ही बड़ा सच उससे छुपाया जा रहा है। अब इसके बाद ही अर्जुन के पिताजी यानी कि वासुदेवाचार्य मुख्य पुरोहित को भी वहाँ पर बुलाते हैं और उनके सामने अर्जुन को सारी कहानी बताना शुरू करते हैं। वासुदेवाचार्य अर्जुन को बताते हैं कि असल में वो उसके असली पिता नहीं है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो तुम्हारे दादाजी यानी कि दुष्यंत महाराज के असली बेटे भी नहीं है, और असलियत में अर्जुन तुम्हारे असली पिता और दुष्यंत महाराज के असली बेटे उसका नाम था माधव। अब इसके बाद ही दोस्तों कहानी शुरू होती है, जहाँ स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि ये कहानी आज से 25-30 साल पहले की है। यहाँ हम ये देखते हैं कि दुष्यंत महाराज जी जो कि एक बहुत ही बड़े पुरोहित थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें 2 खास शिष्य थे, जिनमें से पहला शिष्य था वासुदेवाचार्य और दूसरा शिष्य था उनका खुद का बेटा माधव, जो कि दोस्तों एक्चुअली में अक्षय कुमारी था। यानी कि बेसिकली आपने मूवीज में देखा होगा कि बाप बेटे एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब अक्षय कुमार यानी कि माधव और वासुदेवाचार्य ये गुरु जी के सबसे खास शिष्य थे और इन दोनों से दुष्यंत महाराज बहुत ही प्रसन्न रहते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके आश्रम में एक लड़की आती है, जिस लड़की का नाम होता है मीरा, और वो वहाँ पर संगीत सिखाने आती है। एंड दोस्तों मूवी के अंदर इस मीरा कैरेक्टर को प्ले किया है तब्बू ने। अब मीरा के आश्रम के अंदर आने के बाद ही हम ये देखते हैं कि माधव और वासुदेवाचार्य दोनों को मीरा से प्रेम हो जाता है, लेकिन बदले में मीरा को वासुदेव से प्रेम होता है, न कि माधव से। लेकिन जब माधव को ये पता लगता है कि मीरा उससे नहीं बल्कि वासुदेवाचार्य से प्रेम करती है, तब उसे ये बात सही नहीं जाती और इसीलिए वो ये फैसला करता है कि वो कुछ भी करके मीरा को हासिल करेगा। अब जाहिर सी बात है कि मीरा माधव को खुद तो चुनती नहीं, और इसीलिए माधव ये तय करता है कि अब वो वधूसुर की पूजा करके उसे फिर से जीवित करेगा, जिसके बाद ही वधूसुर जीवित होने के बाद माधव की इच्छा पूरी करेगा, जिससे कि वो मीरा से शादी कर पाएगा। अब ऐसा करने के लिए वो अपने बंगले के अंदर जिस खास कमरे में उसके पिता पूजा किया करते थे, वहाँ पर ही वधूसुर को फिर से जिंदा करने के लिए उसकी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे उसके पिता को यानी कि दुष्यंत महाराज को ये पता लगता है, वैसे वो उसे रोकने आते हैं, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि माधव इस टाइम पर वधूसुर को जिंदा तो नहीं कर पाया था, लेकिन वो उसकी पूजा करने की वजह से उसके वश में आ चुका था, और अब इसीलिए धीरे धीरे करके माधव का रूप भी बदलने लगा था और वो एक चमगादड़ की तरह दिखता जा रहा था। हालांकि माधव का खुद पर नियंत्रण था, वो जब चाहे चमगादड़ और जब चाहे इंसान बन सकता था। लेकिन ये चीज देखकर दुष्यंत महाराज बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो माधव से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो वधूसुर को फिर से जीवित क्यों कर रहा है, आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है जो वो उससे मांगना चाहता है। ये बात सुनकर माधव अपने पिता से कहता है कि वो मीरा से प्यार करता है एंड उससे शादी करना चाहता है। अब हालांकि दुष्यंत महाराज भी ये जानते थे कि मीरा वासुदेव से प्यार करती है, लेकिन तब भी वो माधव से कहते हैं कि वो उसकी इच्छा पूरी करेंगे एंड उसकी मीरा से शादी करवाएंगे। अब ऐसा करने के लिए दुष्यंत महाराज वासुदेव के पास जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु, मुझे तुमसे दक्षिणा चाहिए। जो बात सुनकर वासुदेवाचार्य गुरु से कहता है कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ भी मांग सकते हैं। जो सुनकर वो उससे कहते हैं कि वो मीरा को हमेशा के लिए भूल जाए। ये बात सुनकर वासुदेवाचार्य को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने गुरु की इच्छा मानता है और मीरा को छोड़ने का फैसला कर लेता है। जिसके बाद जब मीरा को ये बात पता लगती है कि वासुदेव ने उसे छोड़ दिया है, तब दुष्यंत महाराज मीरा की शादी अपने बेटे माधव से करवा देते हैं। अब शादी होने के बाद कुछ समय बीत जाता है, लेकिन फिर एक दिन ही रात को मीरा अपने पति माधव को उसके चमगादड़ वाले रूप में देख लेती है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर सीधा वासुदेवाचार्य के पास जाती है एंड उससे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद वासुदेवाचार्य उसे लेकर लंदन चला जाता है। इसके बाद ही वो दोनों शादी कर लेते हैं, पर उसी टाइम पर मीरा को माधव का बच्चा होता है जो कि अर्जुन होता है एंड उसके बाद उन्हें एक बेटी भी होती है जो कि मीरा होती है। अब इसके बाद ही ये पूरी स्टोरी खत्म होती है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर अब राजपुरोहित अर्जुन एंड उसके पिता वासुदेवाचार्य को ये बताता है कि अब असल में वो पूरी कहानी जान चुका है कि आखिरकार क्या चल रहा है। पुरोहित उन दोनों से कहता है कि असल में ये सारी चीजें जो भी करवा रहा है उसका नाम है दुष्यंत महाराज जी, यानी कि अर्जुन के दादाजी। असल में दुष्यंत महाराज अपने बेटे माधव से बहुत प्यार करते हैं और अब क्योंकि माधव वधूसुर के वश में है एंड उस पर वधूसुर का श्राप चढ़ा हुआ है, इसीलिए माधव को उसके श्राप से बचाने के लिए अब खुद दुष्यंत महाराज जी 13 दुल्हनों का बलिदान देकर वधूसुर को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, क्योंकि अब वधूसुर के जिंदा होने के बाद ही माधव वधूसुर के श्राप से मुक्त हो पाएगा, वरना वो सदियों तक ही एक चमगादड़ जैसा ही बना रह जाएगा और हमेशा वधूसुर की गुलामी करता रहेगा। लेकिन अब अपने बेटे माधव को बचाने के लिए दुष्यंत महाराज को 13 दुल्हनों का बलिदान देना है, जिनमें से 12 का बलिदान ऑलरेडी दिया जा चुका है। बट अब क्योंकि धीरे धीरे करके मंगलपुर के अंदर सब लोग ये जान चुके हैं कि यहाँ पर शादी करना ठीक नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पर कोई शादी नहीं करता है। पर लोग यहाँ पर शादी करें इसके लिए दुष्यंत महाराज जी ने खुद ही इस बात को फैलाना शुरू कर दिया कि मंगलपुर के अंदर अब शादी किया जा सकता है और अब वधूसुर का मंगलपुर पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन जब उनके कई बार कहने पर भी कोई इस बात को नहीं माना,
माना, तब उसके बाद जाकर ही उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो अपनी पोती की शादी यहाँ पर करवाएंगे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी मौत को फेक दिखाया एंड अपने विल के जरिए तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया, क्योंकि वो तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानते थे और उन्हें पता था कि कब तुम्हारी बहन की शादी फिक्स होने वाली है। इसलिए बिल्कुल उसी टाइम पर उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलवाने का प्लान बनाया एंड उन्हीं के बनाए हुए प्लान के हिसाब से अब तुम लोग यहाँ पर हो और अर्जुन तुम्हारी बहन की शादी भी उसी बंगले के अंदर फिक्स हो चुकी है। अब इसके बाद पुरोहित अर्जुन एंड उसके पिता से कहता है कि कुछ भी करके शादी को रुकवा दो या फिर शादी को मंगलपुर के बाहर करवाओ। लेकिन जब अर्जुन मीरा के होने वाले हस्बैंड यानी कि राहुल की फैमिली से बात करता है, तब उसे पता लगता है कि उनकी फैमिली का भी एक पुरोहित है जिसने शादी की तिथि फिक्स कर दी है और अब वो उस दिन के बाद शादी करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अब सबको न्योता दिया जा चुका है, इसलिए सब लोग शादी में शामिल होने के लिए मंगलपुर के अंदर आ भी चुके हैं। और अब क्योंकि अर्जुन सभी लोगों को वधूसुर और मंगलपुर की सच्चाई नहीं बता सकता, इसीलिए अब उसके लिए शादी को कैंसिल करना या फिर पोस्टपोन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिना कोई वैलिड रीजन जाने कोई भी शादी पोस्टपोन करने के लिए मानेगा ही नहीं। अब इसके लिए अर्जुन पुरोहित से पूछता है, जिस पर पुरोहित उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है और शादी को टाला नहीं जा सकता तो तुम शादी को दिन में कंप्लीट करके अपनी बहन को यहाँ से बाहर ले जाना और अंधेरा होने से पहले मीरा को इस बॉर्डर से दूर ले जाना। लेकिन अब इसके ऊपर एक और समस्या आती है और वो समस्या ये होती है कि मीरा का जो होने वाला पति होता है यानी कि राहुल, उसका जो राज पुरोहित होता है वो ये समय निकालता है कि शादी जो होगी वो रात के 8 बजे होकर रहेगी। ये बात सुनकर अर्जुन और उसके पिता अड़ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि शादी दिन में होगी वरना नहीं होगी। अब इस बात की वजह से विवाद हो जाता है और मीरा की शादी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अर्जुन एंड उसके पिता मीरा की शादी किसी और से करवा सकते थे पर उसे खो नहीं सकते थे। लेकिन असल में मीरा की शादी टूटते ही मीरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मरने तक की बात करने लगती है, जिस बात से दुखी होकर अर्जुन एंड उसके पिता उसकी शर्त मान लेते हैं और वो शादी रात में करवाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन साथ ही अर्जुन ये प्लान करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपनी बहन की शादी रात में तो करवाएगा पर किसी भी तरीके से वधूसुर को अपनी बहन को ले जाने नहीं देगा। अब इसके बाद ही शादी वाली रात आती है जिस रात शादी होती है और साथ ही साथ अर्जुन पूरे बंगले में बहुत सारी लाइट जलवाता है ताकि वधूसुर का चेला यानी कि उसका पापा माधव यहाँ पर आई ना पाए। लेकिन दोस्तों शादी होने के ठीक बाद ही हम ये देखते हैं कि वधूसुर का चेला यानी कि उसका पापा माधव जो कि चमगादड़ बन के घूम रहा था और वधूसुर के लिए सारी कन्याओं को उठा रहा था, वो उस बंगले के अंदर एंटर होता है और धीरे धीरे करके सारे जनरेटर ऑफ करके हर जगह अंधेरा कर देता है। इसके बाद ही अर्जुन अपनी बहन को बचाने के लिए उसे कमरे में डाल देता है, लेकिन माधव मीरा को उस कमरे से उठाकर ले जाता है और उसे लेकर सीधा जंगल में वधूसुर के मंदिर जाता है, जहाँ पर पहले से माधव का फादर यानी कि दुष्यंत महाराज जी वधूसुर को जिंदा करने की तैयारी कर रहा था और वहाँ पर ही वो लोग अब मीरा की बलिदान की भी तैयारी करते हैं। इधर अर्जुन को जैसे पता लगता है कि उसकी बहन गायब है, वैसे ही वो समझ जाता है कि हो ना उसकी बहन वधूसुर के मंदिर में ले जाई गई होगी और इसीलिए वो बिना देरी किए जल्दी से वहाँ पर जाता है और वहाँ पर ही अपनी बहन को देखता है जो कि बेहोश होती है। अर्जुन को देखकर उस पर माधव हमला करता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और उस लड़ाई में माधव अर्जुन को बहुत बुरी तरह से पीटता है। लेकिन तभी अर्जुन के हाथों में उस अप्सरा वाले पेड़ का एक टुकड़ा आता है जो कि असल में एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है और अब क्योंकि उस अप्सरा वाली लकड़ी के अंदर भी बिजली की ताकत होती है, इसलिए अर्जुन उस लकड़ी को सीधा माधव की बॉडी में घुसा देता है, जिससे माधव की मौत हो जाती है। एंड फिर इसके बाद ही अर्जुन अपने दादा के पास जाता है यानी कि दुष्यंत महाराज के पास और उसे भी आग के अंदर गिरा के मार देता है। एंड फिर इसके बाद ही अर्जुन अपनी बहन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अब दोस्तों इस तरह से पूरी स्टोरी एंड होती है और कहानी फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर आ जाती है जहाँ पर वो बूढ़ा इंसान उन 4 दोस्तों को ये पूरी कहानी सुना रहा था। और दोस्तों इस पूरी स्टोरी के एंड होने के बाद हमें पता लगता है कि असल में वो बूढ़ा इंसान जो कि स्टोरी सुना रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद अर्जुन ही था। हम जानते हैं कि अर्जुन ने अपनी बहन की शादी करवाने के बाद उसकी लाइफ को सेटल कर दिया और तब से खुद मंगलपुर के अंदर ही रुक गया ताकि वो यहाँ रहकर खुद ये मेक श्योर कर सके कि वधूसुर को फिर से कोई जीवित न कर दे। और तब से लेकर इतने सालों तक वो यहाँ पर यही काम कर रहा है। लेकिन फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो भूत बंगला मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी और ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी